हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसी को देखो प्रूव करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसको प्रूव करना। तो इसका पहला ये क्या था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स कह सकते हो। अप्लाइड फोर्स, देखते हैं ये कैसे है। देखो, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यदि कोई बॉडी है जिसका मास m है, विद वेलोसिटी v से मूव कर रही है, इसका मोमेंटम क्या होगा? p mv। ठीक है, और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यही ना होता है। अब कह रहा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब टाइम से चेंज, तो आएगा dp/dt इज इक्वल टू, तो याद आएगा d/dt और m इंटू वी। मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास का डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, तो चेंज होगा। तो m आ जाएगा dv/dt, और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मास आ जाएगा एक्सेलरेशन, और f इज इक्वल टू ma होता है ना, इसका मतलब dp चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आ गया कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन मोमेंटम के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, फोर्स का डायरेक्शन, हाँ, मोमेंटम जो फोर्स लग रहा है उस पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be in the direction of, will be in the direction of change in momentum, in the direction of change in momentum। ठीक, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, सेकेंड लॉ का एग्जांपल दे सकते हो? सेकेंड लॉ का अगर एग्जांपल देना है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, इसका एग्जांपल दे सकते हो? कोई हटाए बताना, इसका एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। देखो, देखो एग्जांपल कैसे आप दे सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। वो क्या बोलते हैं, वो कराटेबाज जो होते हैं, कराटेबाज होते हैं, वो ऐसे ईंट रखते हैं ना, ईंट रख के इसको ब्रेक करते हैं ना कराटे से। कई ईंट रखते हैं इस पे, और इस तरह से वो लोग इनको ब्रेक करने का काम करते हैं एकाएक। वो क्या करते हैं, ऐसे कई ईंट रख दिए, ठीक, और इसको कराटेबाज क्या करते हैं? मारते हैं। अब उनका मारने का अगर देखोगे तो वो कैसे मारते हैं? वो बहुत स्पीड से मारते हैं। स्पीड का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम, देखो मास तो उनका वही है, जो उनका फोर्स है, जो उनके हाथ का ये फोर्स है, मास वो सेम है, लेकिन अगर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा? मोमेंटम। मास तो सेम है, मास उनके हथेली का सेम है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम। लेकिन यही मोमेंटम कम टाइम के लिए, ये देखो क्या है, dp/dt इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है ना, मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना तेजी से ये टूटेगा। तो ये बताओ, तो ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो फोर्स ज्यादा कब होगा? जब टाइम कम हो और चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो। इसका मतलब देखो, जब ऐसे तेजी से करते हैं तो ये तेजी से इसलिए करते हैं कि टाइम कम हो, कम से कम टाइम में, इसलिए वो बहुत फास्ट मारते हैं। और चेंज इन मोमेंटम कैसे? कि एक तो हाई स्पीड से है, जब हाई स्पीड से लाएंगे और यहाँ रुकेगा तो उनका स्पीड कम हो जाएगा, तो हाई स्पीड से लो स्पीड जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा। मान लो v वेलोसिटी से है और यहाँ पड़ा उनका हाथ 0 वेलोसिटी, तो ये इतना कम होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, और कब? कम टाइम में, कम से कम टाइम में उनको करना रहता है, और कम से कम टाइम में जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज्यादा इस पे
फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक, तो पहला एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि टाइम कम करना रहता है उनको, टाइम कम और ज्यादा, कम टाइम में ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ तो वही है, लेकिन अगर उसको स्लो से मारा जाए तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मोमेंटम में चेंज उतना कम उतना ज्यादा नहीं हो रहा है और टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है, टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है, इसलिए फोर्स कम हो जाता है तो ये ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा केस देखो, दूसरा केस इसको ऐसे ही समझ लो। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप बॉल कैच करते हो, बॉल कैच करते हो ना, जब खिलाड़ी बैट से मारता है तो आप बॉल कैच करते हो, बॉल कैच करते हो जैसे बॉल ऐसे आ रहा है, बॉल ऐसे आ रहा है और यहाँ पे है कोई, आप मान लो ये है आपका हाथ, इधर से आप पकड़ रहे हो, तो यदि आप देखे होगे यदि बॉल ऐसे आप पकड़ रहे हो, सीधा ऐसे कैच कर रहे हो तो आपको ज्यादा चोट लग रही है। लेकिन अगर बॉल को पकड़ के अपनी तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हो ऐसे तेजी से नीचे की तरफ तो आपको चोट नहीं लगता। क्यों? रीजन ये है कि फिर वही बात, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। इस केस में अगर आप अपना हथेली ऐसे ही करके रखते हो तो उसमें क्या होगा, बॉल तो हाई स्पीड से आ ही रहा था, उसमें मास भी है तो उसका मोमेंटम m इंटू वी है। लेकिन जब आप हाथ ऐसे ही कर रहे हो तो एक मोमेंटम कैसे, एक का एक मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब जब ऐसे कैच कर लोगे तो रुक गया ना बॉल, मोमेंटम हो गया जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया, एम वी माइनस जीरो। और लेकिन ये कम टाइम में भी हुआ ना, ऐसे कम टाइम में, मतलब आप वहीं हो, टाइम भी कम है, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको उस केस में चोट लग जाती है। लेकिन यही बात जब आप ऐसे पकड़ते हो, जैसे बॉल यहाँ पे आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद ड्रॉ करके नीचे यहाँ तक लाए धीरे धीरे स्लो करके, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो टाइम बढ़ा रहे हो, पकड़ तो नहीं है लेकिन मोमेंटम टाइम, मतलब बॉल के साथ अपनी हाथ की स्पीड भी नीचे की तरफ कर रहे हो तो इसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो हो रहा है ज्यादा टाइम लेकर। जब टाइम ज्यादा होगा और मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे होगा या कम चेंज होगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल ये दे सकते हो। अच्छा, और कौन एग्जांपल दे सकते हो, हाई जंपिंग। हाई जंपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रनिंग करते हुए आए और उसके बाद यहाँ से जंप कर गए, ऐसे जंप कर गए, लेकिन देखते हो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुड़ाई कर देते हैं, यहाँ पे गुड़ाई कर देते हैं, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देते हैं। रीजन क्या है, अगर आप इसको बिना गुड़ाई किए ऐसे ही कूद जाओ तो आपको चोट लग जाएगी। रीजन ये है कि जब आप जंप करोगे, हाई जंप करोगे और आपकी स्पीड है, इसका मतलब आप में मोमेंटम है, बहुत ज्यादा आप में मोमेंटम है, और मोमेंटम जब आप इसको बिना गुड़ाई किए ऐसे प्लेन पे कूद जंप कर जाओगे तो एकाएक आपका मोमेंटम हो जाएगा जीरो, और मोमेंटम जीरो कम टाइम में, टाइम कम मोमेंटम एकाएक जीरो, चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया और कम टाइम में फोर्स ज्यादा, और फोर्स जब ज्यादा लग जाएगा तो आपको चोट लगने का डर है। लेकिन ये जो बलुई मिट्टी होती है इसका भुरभुरा क्यों बना देते हैं कि जब आप जंप करते हो, इस पे मान लो इस पे पड़े तो ये धीरे धीरे धंसता हुआ नीचे तक जाएगा जहां तक उसकी गुड़ाई, तो ये क्या हुआ, मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आने में जीरो हुआ, तो अब ये ज्यादा टाइम लेके मोमेंटम जीरो हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम तो तब भी जीरो हुआ, मतलब मोमेंटम उस केस में भी जीरो हुआ, इस केस में भी मोमेंटम फाइनल जीरो हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है टाइम ज्यादा ले रहा है और पहले टाइम कम टाइम में, मतलब जैसे ही फर्श पे पड़ा तभी तुरंत जीरो, तो वहां टाइम कम था, यहाँ ज्यादा टाइम लेके मोमेंटम जीरो हुआ, या ज्यादा टाइम लेगा तो फोर्स कम। बात समझ में आ, जब ज्यादा टाइम फोर्स कम तो आपको चोट नहीं लगती, इसलिए यहाँ पे क्या कर दी, इसको बलुआ बना दिया जाता है या बलुई मिट्टी में कूदा जाता है। ठीक, तो तीसरा एग्जाम्पल ये, ऐसे ही आप और सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ये केस यही है। ठीक, अब देखो दूसरा केस, दूसरा केस क्या, हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ नहीं, अभी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फोर्स की यूनिट अगर देखा जाए, डिफरेंट टाइप के यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो क्या देखे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए था ना, और ये क्या था, फोर्स के बराबर, यदि फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, अच्छा फोर्स का भी डायरेक्शन उधर होगा जिधर चेंज इन मोमेंटम, ठीक, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स वैसे तो न्यूटन ऐसा यूनिट है, लेकिन अगर इसके टर्म में लिखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
किलोग्राम और इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। या तो इसी को फिर न्यूटन कह देते हैं। अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन डाइन हो जाता है। सीजीएस सिस्टम में डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में प्रूव करवाया हूँ। हाँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बात समझ में आ? तो ये आ गया फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स की यूनिट है जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बता रहे हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स जब ग्रेविटी के कारण लगता है किसी चीज पे तो उसमें वो जो यूनिट होती है वो ग्रेविटेशनल। हम जाते हैं जो चीज मेजर करवाने, तौल करवाने जाते हैं ना, दुकान पे जाते हैं, गेहूं आटा जो भी लेते हैं वो किलोग्राम में देता है, वो क्या मेजर करता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करता है। समझ में आया? किलोग्राम वेट होता है। हालांकि हम देख के आते हैं कि इतना किलोग्राम का है, जबकि वो सही नहीं है, किलोग्राम वेट होता है, ठीक। और वेट एक तरह का फोर्स है, ना कि वो मास मेजर करता है, ठीक है। वेट एक तरह का फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, जब किसी बॉडी पे ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है तब उस समय उस फोर्स की जो भी यूनिट होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेशन लिखवा दो, क्या है, ठीक। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो, अब उसकी अब देखो इसकी यूनिट, तो ये क्या होता है, किलोग्राम इंटू वेट। किलोग्राम इंटू वेट ये कितना होता है, 1 kg वेट, 1 kg वेट। तो ये क्या होता है, 9.8 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अगर मास 1 किलोग्राम, किसी बॉडी का मास अगर आप 1 किलोग्राम ले रहे हो तो इस पे अगर जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा, m इंटू जी, नीचे की तरफ ना, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1 इंटू 9.8, तो ये क्या हो जाएगा कि किलोग्राम इंटू ये वेट लिख सकते, किलोग्राम इंटू वेट या किलोग्राम इंटू ये कर सकते हो। यही क्या है, 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन होता है, ठीक। या इसको फिर न्यूटन भी कर सकते हो, 9.8 न्यूटन। बात समझ में? ये आ गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। आगे देखो क्या है, ठीक है। अच्छा, 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना हो, 1 न्यूटन क्या है तो उसको कर लोगे डिफाइन। 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो यहाँ से, 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करोगे, यदि 1 किलोग्राम का मास है उसको 1 मीटर पर सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस पे जो फोर्स लगेगा, अप्लाइड फोर्स, वो 1 न्यूटन का होगा। कर लोगे कि नहीं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, 1 किलोग्राम का अगर कोई बॉडी है उस पे 1 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर के स्पीड से एक्सेलरेशन से मूव कराया जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। वो लिखवा नहीं रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर इसका सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो सीजीएस सिस्टम में क्या करोगे, सीजीएस सिस्टम में क्या किए, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, हो गया, किलोग्राम को ग्राम में कर दो तो 980 डाइन आ जाता है। या यहाँ पे किलोग्राम है तो ये किलोग्राम इंटू न्यू वेट है ना, तो इसको ग्राम एफ कर दो, हाँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद ग्राम या वेट कर दो, ग्राम वेट, ग्राम वेट। अब आता है उसके बाद 1 न्यूटन में प्रूफ कर लिए, हाँ। अच्छा, ये क्या देता है, सेकेंड लॉ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये तो ये कह सकते हो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये फोर्स है ना। या तो एक और यूनिट है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, यदि कोई बॉडी जिसका मास m हो, यदि विद एक्सेलरेशन a से चलता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो ये भी सेकेंड लॉ है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है
फर्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट, अच्छे कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। कंपोनेंट क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे। और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑर्थोगोनल ट्रायड पढ़े थे, हाँ, एक्स और वाई और जेड एक्सिस। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, क्या है हेडिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। न्यूटन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन में मिलेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ तो क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, यही था ना, F इज इक्वल टू एम ए, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही था। अब देखो क्या होगा, तो अगर मोमेंटम को लिखेंगे, मोमेंटम का क्वांटम ये ऐसे, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है, आई कैप, और वाई एक्सिस को जे कैप, जेड एक्सिस को के कैप। तो ऐसे सब का लिख दो, क्योंकि पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर पी को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, पी एक्स आई, पी वाई जे और पी जेड के, ये तो आ गया। ऐसे फोर्स को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के यूनिट वेक्टर। और y की वैल्यू कुछ होगी क्या y की, वो दिया रहेगा उसके कंपोनेंट के, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं मतलब। तो और ए एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के यूनिट वेक्टर। अगर इनको कंपोनेंट के फॉर्म में इसको ब्रेक किया जाए तो क्या आएगा, डी बाई डी टी, पी को हम पूरा ये लिख सकते हैं, पी एक्स आई, पी वाई जे और पी जेड के, यही ना, पी के स्थान पे रख दिया। ऐसे इज इक्वल टू हम एफ एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के, ये आ गया। और इज इक्वल टू क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, ठीक है। अब देखो, अब कंपेयर करो, एक्स एक्स कंपोनेंट मतलब सबका आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा, इसका आई, इसके आई और इसके आई से, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, डी पी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स आएगा, इज इक्वल टू एम टाइम्स ए एक्स, मतलब कंपोनेंट का कंपोनेंट के साथ। ऐसे डी पी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास में थोड़ी ना उसका कंपोनेंट होगा, मास स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये मैं समझ। अरे मास तो पार्टिकल का एक ही हुआ ना। ऐसे अगर यहाँ कहीं पार्टिकल है जिसका मास m है तो उसका एक्स वाई कंपोनेंट वेलोसिटी तो होगा, मास थोड़ी ना, मास वेक्टर नहीं है जिसका कंपोनेंट फॉर्म लेवल। तो आएगा डी पी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू एम टाइम्स ए जेड। इसका मतलब ये समझो कि अगर कोई कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसके अलग अलग कंपोनेंट निकाल के भी आप फाइनल उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक। और ऐसे ही सॉल्व किया ही जाएगा। ये आ गया क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक। अब आते हैं किस पे, सम इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है, यदि मोमेंटम में चेंज हुआ ही नहीं तो उस पर फोर्स लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। दूसरी बात, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यही है, ये पहला पॉइंट यही है। फर्स्ट पॉइंट जीरो हो गया नहीं लगेगा, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन तब भी चेंज होगा, तब तो फोर्स लगेगा कि नहीं? कैसे, सर्किल में है, हाँ स्पीड कांस्टेंट है, हाँ डायरेक्शन से चेंज हाँ, तो तब तो एक्सेलरेशन आएगा कुछ ना कुछ। एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के कारण इसमें उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन वहाँ कुछ ना कुछ रहेगा। समझ में आया, तो फोर्स लगेगा तब उस पर किधर की तरफ, टेंजेंट की तरफ लगता है।
सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो ना, अगर वहाँ स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज हो जा रही है और उसके टेंजेंट के लॉन्ग उस पर फोर्स लगता रहेगा, ठीक। और मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, ऐसी काम बात है, मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज तो फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात। दूसरा तो सेकंड यही कह रहा है कि अगर कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगे, फोर्स जीरो कर दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। थर्ड ये बात कह रहा है कि सेकेंड लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल पॉइंट पार्टिकल बट आल्सो एप्लीकेबल, तो ये पॉइंट सेकेंड लॉ जो है पॉइंट पार्टिकल और बॉडी के लिए, दोनों के लिए है। मतलब कोई पार्टिकल पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है तब भी सेकेंड लॉ लगेगा और कोई बड़ी बॉडी है उस पे ऊपर भी लगेगा। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन लोकल रिलेशन। लोकल रिलेशन क्या है? ये कंपोनेंट के फॉर्म में बता दिया, और क्या ये कंपोनेंट के फॉर्म में कहीं पे स्पेस में कहीं भी रहेगा, 3D के टर्म में आ गया। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केवल 2D में है तो केवल 2 कंपोनेंट लोगे, जेड नहीं लोगे, लेकिन स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका तीनों कंपोनेंट लिया जाएगा, ठीक। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं? देखो अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब मान लेते हैं कि दो बॉडी हैं जिसका मास m1 और m2 है। क्या है? दो बॉडी हैं जिनका मास m1 और m2 है। एक बॉडी m1 मास है, इस पे भी फोर्स F लग रहा है, और दूसरा बॉडी m2 है, इस पे भी फोर्स F लग रहा है। तो अब बताओ, जब मास दोनों का अलग अलग है, फोर्स भले ही सेम है, इनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, इनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, है ना। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? मास सेम है कि नहीं? नहीं, मास अलग अलग बता रहा हूँ मैं, मास अलग अलग है। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m1 a1 और ये m2 a2। यहाँ से क्या दिख रहा है? अगर फोर्स कांस्टेंट कर दिया जाए, दो बॉडी पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट कर दिया जाए जिनका मास अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ पे m इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? a। मतलब m1 अपान m2 इज इक्वल टू a2 अपान a1, a2 अपान a1, ये है ना। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? इफ a2 ग्रेटर देन a1, मतलब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा पहले वाले एक्सेलरेशन से, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये इंप्लाइज क्या करेगा? m1 लेस देन m2, यही ना। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो पहले वाले का मास कम होना चाहिए, तभी तो ये बात। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम, उसका नहीं, यहाँ उल्टा लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो m1 ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कम है, और चेंज इन वेलोसिटी कम का मतलब फोर्स ज्यादा, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा चेंज आएगा ना, चेंज इन मोमेंटम कह सकते हो। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मास है तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कम आ जा रहा है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, जिसका बॉडी का मास ज्यादा है तो चेंज इन मोमेंटम कम, और चेंज इन मोमेंटम कम का मतलब फोर्स कम। इसका मतलब मास ज्यादा तो फोर्स कम उस पर लग रहा है, कम मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का वो कम। इसका मतलब जिसका ज्यादा मास है उस पे फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब जो मास ज्यादा है वो अपोज कर रहा है, ज्यादा मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम है ना भाई। इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब ये ज्यादा मास के कारण अपोज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम हमने लगाया। फोर्स जब सेम लगाया तो भाई तो उसी स्पीड से जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने के कारण ये अपोज ज्यादा कर रहा है, और अपोज ज्यादा, रजिस्ट ज्यादा कर रहा है, अपने मोशन को रजिस्ट ज्यादा कर रहा है, और रजिस्ट ज्यादा करने के कारण इसका एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो m आएगा F/a, इसका मतलब ये हुआ मास ज्यादा तो रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा,
मास ज्यादा तो रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा, और रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा इसीलिए ना एक्सेलरेशन कम हुआ। इसका मतलब कि यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ वो क्या है, ये मेजर ऑफ इनर्शियल मास मेजर करता है। इनर्शियल मास समझ में आया, तो ये क्या मेजर करता है न्यूटन सेकेंड लॉ, इट इज मेजर ऑफ इनर्शियल मास। ये कई इसीलिए इस मास को इनर्शियल मास अब समझ में आया नहीं आया? अरे यार इसीलिए तो यहाँ पे दोनों पे फोर्स हम सेम रख दिए, फोर्स सेम रखे तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, मतलब एक ही आदमी, एक ही टाइप का आदमी दो अलग अलग तरह के फोर्स को खींच रहा है, तो उसको तो लेके भाग जाना चाहिए दोनों बॉडी को, लेकिन नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि एक बॉडी का मास ज्यादा है, वो ज्यादा अपोज कर रहा है, और ज्यादा अपोज कर रहा है क्यों? मास ज्यादा अपोज क्यों करता है अपनी टेंडेंसी? क्योंकि अपने इनर्शिया के कारण, अभी कल ही बारे में बताया था, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? उसके स्टेट में चेंज नहीं होने देने का, रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी। ये क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ मटेरियल बॉडी व्हिच टेंड्स टू रजिस्ट इट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट। उसके स्टेट में कोई भी चेंज नहीं को रजिस्ट करता है। अगर इसका मास ज्यादा तो इसका इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो ये रोकेगा ज्यादा, मतलब इसमें चेंज नहीं होने देगा, और चेंज नहीं होगा तभी तो ये देखो इसका एक्सेलरेशन कम आया है। इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। इनर्शिया मोर होगा इसका, तो इनर्शिया ज्यादा, इसका मतलब यहाँ से जो मास आया वो क्या मेजर करता है? वो इनर्शियल मास है। क्या है? इनर्शियल मास। इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ, इससे ओरिजिनल मास को कोई वो पड़ेगा कि नहीं? क्या ओरिजिनल मास? तो यही मास ओरिजिनल ही है मास, ये ओरिजिनल मास ही, ओरिजिनल और उसके मास दिखता है मास, ये मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास। आप किसी चीज की, जैसे ये है तो ये इसका इनर्शिया, मतलब ये बॉडी किसी चीज को कितना रजिस्ट कर रही है अपनी, जैसे ये अभी स्टेट रेस्ट में है, अब इसको हम मोशन में लाना चाहते हैं ऐसे, तो ये इस मोशन को कितना ज्यादा रजिस्ट कर रहा है, उसी मेजरमेंट को ही मास बोल देते हैं। बस समझ में आया? या इसको रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं, और उसको मेजर कितना ज्यादा रजिस्ट किया, कितना ज्यादा रजिस्ट किया या कितना कम रजिस्ट किया, उसको मास बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, जैसे यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट है, हाँ, तो मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा। मास बढ़ेगा, हाँ, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, क्योंकि मास बढ़ाओगे इनर्शिया ज्यादा है उसका, वो रजिस्ट ज्यादा करेगा, इसलिए वो उतना चेंज, उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी नहीं ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो इसी से पता लेकिन चलता सर है। अगर एक्सीलरेशन बढ़ा तब मास कम होगा। एक्सीलरेशन बढ़ेगा कैसे? बिना फोर्स बढ़ाए एक्सीलरेशन कैसे बढ़ जाएगा? एक्सीलरेशन बढ़ेगा, हम फोर्स कांस्टेंट रखें ना, और ऑलरेडी एक्सीलरेशन एक का कम ज्यादा है ही, और एक्सीलरेशन बढ़ाओगे, किसका एक्सीलरेशन बढ़ाओगे? ठीक है, देखो एक्सीलरेशन बढ़ा है तभी तो इसका मास कम है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये भी कह रहे हो कि फोर्स भी बढ़ा रहे हो, एक्सीलरेशन भी बढ़ा रहे हो, तब तो वो अलग बात हो जाएगी, तब तो वो अलग बात हो जाएगी ना भाई। आप फोर्स भी है, यहाँ दो लोग खींच रहे हो, यहाँ अकेले खींच रहे हो, इसका मास अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा, इसका भी मास अलग है, एक्सेलरेशन भी है, तो वहाँ तो कोई, यहाँ रिलेशन ये समझाना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का मतलब क्या है, ये देना क्या चाहता है। तो ये क्या गिव्स मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। ठीक, तो गिव्स दी मेजरमेंट, इनर्शियल मास और जो एक्चुअल मास है वो अलग अलग होगा ना। मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। देखो एक्चुअल मास है क्या, ये बताओ, जो तुम जिसमें तुम कंफ्यूज है, एक्चुअल मास क्या है वही बता दो। टोटल मास क्या है? एक्चुअल मास ही क्या है? मटेरियल कंटेंट। टोटल मटेरियल कंटेंट वो इनर्शिया ही मेजर करता है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी व्हिच मेजर इट्स मास। समझ में आया? तो वो जो आप एक्चुअल कह रहे हो ना, वो इनर्शियल मास ही होता है, और जो वहाँ मेजर करवाने जाते हो तौलने, वो उसका ग्रेविटेशनल मास वो तो होता है। ग्रेविटेशनल होता है। हाँ। जैसे सर कोई 6 किलो का है, हाँ। मास उसका 6 है, तो वो तो कहीं चेंज होगा नहीं ना कहीं। हाँ, वो कहीं नहीं चाहिए, तो वो इनर्शियल मास ही है। उसमें अगर उसके मोशन में, उसके पोजीशन में चेंज करोगे तो जो उसका इनहेरेंट मास है, इनर्शियल मास है, वो उतने का वही रजिस्ट करेगा। समझ में आया? वो कहीं नहीं चेंज होगा, इनर्शियल मास ही होता है वो। इसकी इनर्शियल मास, जो एक्चुअल मास है वो इनर्शियल ही है, और ग्रेविटी के कारण जो आता है तो वो तो ग्रेविटेशनल मास होता है। उस पर तो जी की वैल्यू लग जाती है, इसलिए वो ज़्यादा वेट बताने लगता है। ये इनर्शियल मास ही है जो एक्चुअल होता है किसी पे। अब इसका भी जो मास होगा, पहली बात तो जो मेजर करने जाओगे, इसको तौलोगे जिस पे रख के, वो उसका ग्रेविटेशनल मास देगा।
9.8 से डिवाइड करोगे तो वो इसका ये वाला दे देगा इनर्शियल मास की इतना ये रजिस्ट करेगा। अब इसको इधर उधर मूव करोगे तो ये इनर्शियल मास ही है एक्चुअल मास। समझ में आया? एक्चुअल मास और कुछ नहीं होता। मास आखिर है क्या? मास मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया को जैसे मेजर ये करते कोई भी 1 किलोग्राम का मास है, हैं। हाँ उस पे फोर्स कांस्टेंट है, हाँ तो सर क्या एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा? अब फोर्स का अब ये कांस्टेंट जैसे फोर्स मास 1 किलोग्राम का है, हाँ। मास यही करो 1 किलोग्राम हाँ, का हाँ। और फोर्स क्या लगा दे, फोर्स कुछ भी है, 10 ठीक है कुछ भी 10 न्यूटन तो इसका 10 न्यूटन है हाँ। तो एक्सीलरेशन यहाँ बाई एम हाँ, यही ना, तो ये आ जाएगा 10/1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब जब तक फोर्स नहीं चेंज करोगे तब तक एक्सीलरेशन थोड़ी नहीं चेंज होने वाला है। फोर्स को कम ज्यादा करोगे तब ना, या तो मास घटा दो तब कुछ हो सकता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है मास घटा दो, इसका मास घटा दो। जैसे ट्रक में बालू भरा है, बालू गिराते चले जाओ और उतने ही स्पीड से चलती चली जा रही, उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। बालू ट्रक देखोगे जैसे जैसे बालू खाली होता जाएगा ट्रक की स्पीड बढ़ती जाएगी, वो भले ही उतने फोर्स से उसका इंजन खींच रहा है। समझ में आया? ये बात है। अगर सब कुछ कांस्टेंट हो तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें क्या है, ठीक। और ये इनर्शियल मास ही है जो एक्चुअल कह रहे हो, इनर्शियल मास ही हम देखते हैं। और इनर्शियल मास के कारण ये ग्रेविटी, अब देखो ग्रेविटी मास क्या है, जैसे ये इसमें मेजर किया, अब ये नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये ऐसे है, इसको अगर छोड़ दे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अभी ये रेस्ट में है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि सेकेंड लॉ देखोगे तो ये रेस्ट में था मोशन में आ रहा है तो रेस्ट का अपोज करेगा। तो इसमें जो मास है, इसमें जो मास नीचे की तरफ जा रहा है ड्यू टू इसके ग्रेविटी के कारण, इसका जो ये भी अपोज करेगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे चला जा रहा है। जो अपोज करने की टेंडेंसी है कि कोई बॉडी कितना ज्यादा अपोज करती है अपने स्टेट में चेंज होने के लिए, वही इनर्शियल मास होता है। ये एक्चुअल मास ही सर है। इस हिसाब से तो स्पेस में मास 0 होना चाहिए, वहाँ कुछ अपोज ही नहीं कर रहे हैं। स्पेस में मास 0 नहीं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो जो कई बॉडी हैं, कई हेवनली बॉडीज हैं, उन सब के कारण जो उनका अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो 0 होने के कारण ऐसा वहाँ पे बताता है। अब ये नहीं मतलब हुआ कि वहाँ में मास एकदम 0 हो गया, मास उसका है, इनर्शिया है, उस पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया, इसलिए वो जब तोलते हैं तो वहाँ पर पता चलता है नहीं है कुछ, वेट नहीं, वेट 0 होता है, मास कहीं 0 नहीं होगा। समझ में आया? सर जब वहाँ पे जब कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा है तो सर उसका इनर्शियल मास कैसे होगा? अरे तो ये ऐसे तो मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, पहली बात तो स्पेस में देखते हो, अब स्पेस में जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ या सन के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है बिना फोर्स का मूव कर रहा है। पहले ये बताओ, वो जो चारों तरफ ये है सन, सन है और सन के चारों तरफ ऑर्बिट में कई सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं बिना फोर्स का तो मूव कर नहीं कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा फोर्स? एक तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो गया ना, फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो लग रहा है, ऐसी बात नहीं। अब ये फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या आएगा, इसका मतलब इसमें मास है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। एक्सेलरेशन निकालोगे, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पढ़े हुए चैप्टर तो वहाँ पे भी दिख जाएगा कितना वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मास 0, क्या अर्थ का मास 0 है लेकिन मूव तो कर रहा है, तो बिना फोर्स के कोई थोड़ी ना मूव करेगा, फोर्स रहेगा। हाँ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कभी कभी फोर्स जो है ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही तो यही तो होते हैं जो वो मेटेरॉइड्स होते हैं, आ जाते हैं, कभी देखते हो कहते हैं कि न्यूज़पेपर में निकला कि मेटेरॉइड्स आ रहा है अर्थ से टकराएगा, वो क्या होता है, वो ऐसे ही अपने ऑर्बिट में चलते चलते और कहीं गलती से अपने ऑर्बिट से निकल गया तो वो अर्थ का जिसका ग्रेविटी जितना ज्यादा, जिसके ग्रेविटी के पास ज्यादा रहेगा या जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो कभी कभी अर्थ की ग्रेविटी में आ जाता है तो अर्थ की तरफ आ जाता है, तो कहते हैं कि मेटेरॉइड्स आ रहा है अर्थ पे गिर रहा है। समझे, ये रहता है उसमें। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इनर्शियल मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास देता है बाय दिस फार्मूला, और इसीलिए इसको इनर्शियल मास बोला जाता है जो इस पे गिरता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। देखो मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स,
मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। अननोन फोर्स का मतलब यहाँ पे unknown ये कोई बॉडी दिया हुआ जिसका मास m है, कोई बॉडी दिया हुआ है और वो स्प्रिंग से अटैच्ड है और उस पर कांस्टेंट फोर्स से उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे बना दे रहा हूँ फिगर, मास m का एक बॉडी है और इससे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक। अब इसको क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स से स्ट्रेच किया जा रहा है, इसको कांस्टेंट फोर्स से खींचा जा रहा है, तो खींचा जाएगा तो इसमें स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका इनिशियल लेंथ कुछ है, इसका इनिशियल लेंथ स्प्रिंग का L है, कितना है, L है, इनिशियल लेंथ L है। लेकिन जब इसको स्ट्रेच किया गया फोर्स लगा के, तो इसमें जो लेंथ में चेंज आया वो डेल्टा L आया, कितना, डेल्टा L, इस फोर्स के कारण, क्योंकि स्प्रिंग पहले तो इनिशियल ये था लेंथ, लेकिन जब इसको इस फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से इसको ड्रॉ किया गया तो डेल्टा L लेंथ आया। अब देखो होगा क्या, तो इसमें खिंचाव क्यों हुआ, पहले तो ये समझो, क्यों हुआ खिंचाव, ये ड्रॉ क्यों हुआ, पहले बताओ। फोर्स लगेगा तो खींच जाएगा, इसको आ जाना चाहिए, खींचने की क्या जरूरत है स्प्रिंग को, बोलो। देखो क्योंकि ये मास है, मास में है इनर्शिया, रेस्ट में है तो वो अपोज करेगा, तो ये अपोज कर रहा है और ये खींच रहा है, इसलिए स्प्रिंग को खींचना पड़ा, ठीक। अब देखो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा इसमें खींचेगा, उतना ज्यादा इसमें चेंज इन लेंथ आएगा, आएगा कि नहीं, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया, चेंज इन लेंथ, ना कि लेंथ, चेंज इन लेंथ। अब ये बताओ, तो मान लेते हैं जब इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा, व्हेन फोर्स इज 1 न्यूटन, व्हेन F जो है 1 न्यूटन लगा, तो इसमें जो इनिशियल चेंज आया, इनिशियल चेंज मतलब डेल्टा L 0, वो कितना हुआ, 1 मीटर, मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर का चेंज आया, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 1 मीटर का उसमें चेंज आया, या डेल्टा L ही ले लो, या जो भी इनिशियल लेंथ होगा ऐसे ही ले लो, 1 मीटर नहीं लेते। तो इसमें देखो, तो अब क्या होगा, 1 न्यूटन यहाँ रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, ये है, मतलब कि अब डेल्टा L नॉट हो गया, इनिशियल वैल्यू ये है, इसका मतलब डेल्टा L नॉट, हाँ। तो 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें, K टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सर यहाँ K की वैल्यू क्या है, हाँ K की वैल्यू बता रहे हैं, K क्या है वो भी बता रहे हैं, 1/डेल्टा L न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी F इज इक्वल टू K डेल्टा L आएगा, तो K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू आएगा K डेल्टा, हाँ K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/डेल्टा L नॉट इंटू डेल्टा L, और ये क्या आएगा, न्यूटन, और K क्या है यहाँ पे, K को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग मटेरियल का, जो जिससे स्प्रिंग बना हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। तो ये आ गया क्या, F इज इक्वल टू डेल्टा L नॉट, डेल्टा L अपॉन L नॉट न्यूटन आ गया। ये अननोन फोर्स पता चल गया कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, या जो भी आप फोर्स से इसको ड्रॉ कर रहे हो, अगर इसको पता करना है क्या है तो आप इससे पता कर सकते हो, केवल चेंज इन लेंथ निकाल के। कैसे, देखो 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 1 न्यूटन के फोर्स पे देख लो कितना उसमें चेंज है, वो तो पता चल जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट से कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे कितना चेंज आ रहा है। जब स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल जाएगा तो उसको आप खींचो, अननोन फोर्स हम पता नहीं है, खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको अगर पता करना है कि कितने फोर्स से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये चेंज इन लेंथ तो मेजर कर लोगे। जब चेंज इन लेंथ पता चल गया, डेल्टा L पता है स्प्रिंग कांस्टेंट से, तो ये पता हो जाएगा अननोन फोर्स क्या है। डेल्टा L है सर, वो डेल्टा L और डेल्टा L नॉट में क्या अंतर है? डेल्टा L नॉट कब है, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा और स्प्रिंग में जो चेंज आया लेंथ में, वो है, और वो लगभग क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ये होगा, ठीक। और डेल्टा L क्या है, जब अननोन फोर्स, कोई भी फोर्स से कोई खींच रहा है तो वो तो मेजर किया जा सकता है, भाई स्प्रिंग की लेंथ मेजर करो स्केल से, और उसके बाद एक फोर्स लगा के खींचो, तब देखो कितना चेंज आया लेंथ में, वो डेल्टा L मिल जाएगा, डेल्टा L नॉट तो पता चल जाएगा 1 न्यूटन पे, ये अननोन फोर्स पता चल जाएगा, ठीक। आगे क्या है,
ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो कंडीशन है ये भी देख लो, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो और कुछ कंडीशन तब 1 न्यूटन यहाँ नहीं रख पाते, क्योंकि वो तब डिपेंड कर जाएगा सरफेस कैसा है। अगर इस पे कोई बॉडी को ऐसे, ये ऐसे कोई बॉडी इस पे रखी है, उस पे स्प्रिंग लगा के खींच रहे हैं, तो हो सकता है वो इसमें ज़्यादा चेंज इन लेंथ ना आए। लेकिन अगर यही बॉडी कोई रफ सरफेस पे रख दिया जाए तो उसको तब स्प्रिंग से खींचोगे तो उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख दो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। सर फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं होगा तो नहीं होगा तो ये बात, ये गलत हो जाएगा, फिर आप अननोन फोर्स नहीं पता कर सकते, क्योंकि सरफेस पे डिपेंड करेगा। और जो चेंज इन लेंथ आएगा स्प्रिंग में, कैसे डिपेंड करेगा, रफ है और ज्यादा फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना। और तो इसका मतलब जब ये अपोजिट में ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसमें चेंज ज्यादा आएगा कि नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर लेकिन सरफेस अगर स्मूथ है तो ये ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, तब इसमें चेंज इन लेंथ क्या आएगा, कम आएगा, तब कंडीशन, उस कंडीशन में नहीं आ पाएगा ना ये अननोन फोर्स, फिर आप नहीं बता सकते। क्योंकि अननोन फोर्स पता करने के लिए आपको और जो फोर्स उसके अगेंस्ट लग रहे हैं उसको नहीं, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इस पे ये कम कर देगा ना भाई। इधर ज्यादा फोर्स लगेगा तो आप इसको कम कर देंगे, नेट फोर्स कम हो जाएगा, तब जो आपको निकलेगा नेट फोर्स निकलेगा। तब आपको फ्रिक्शन कंसीडर करना, तो फ्रिक्शन के बारे में आगे पढ़ोगे। यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस का कंसीडर करके आपको अननोन फोर्स पता करना है, ये बात ध्यान रखना है, फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाना है। ठीक, अब आते हैं, हो गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो अभी बाद में, इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है। देखो ये एक और हेडिंग है न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इस बात को प्रूव कर लोगे, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। बता सकते हो, अभी जो बताए हो इसके पहले तुम इसके बारे में थोड़ा बताए कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा, जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी में अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो वो हमेशा एक कोई न कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। देख लो इसको। तो अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा, मोशन एक्सेलरेटेड कब होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड में अगर चेंज आ जाए, डायरेक्शन वही है, तब भी एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब ये बताओ, इसको डिस्कस करते हैं, लिखेंगे नहीं। अब जब बॉडी कोई जा रही है, डायरेक्शन सेम है, बॉडी जा रही है v वेलोसिटी से, कुछ आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी v1 थी, मान लो u थी, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी v हो गई, क्या हो गई, v। इसका मास कुछ न कुछ है, आफ्टर सम टाइम मतलब t टाइम है, तो इसका t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v से ये, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं, v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ कि नहीं, ये बॉडी चेंज इन स्पीड के कारण, डायरेक्शन वही है, वेलोसिटी डायरेक्शन वही है, तो ये अब डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ये एक्सेलरेटेड। अब ये आप फोर्स क्या पढ़े हो, F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब ये हुआ, मास तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ रहा है तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स लाए उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स लाए कोई ना कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं। तो ये समझ में आ गया, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अगर स्पीड में भी चेंज हो रहा है तब भी समझ लो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हाँ बता रहे हैं, नेक्स्ट केस बता रहे हैं, उसको भी देख लो, ये समझ में आया ना। अब देखो दूसरा केस, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यही कह रहे हो ना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज कराएंगे हम, लेकिन स्पीड कह रहे हो सेम रखना है ना। तो ये इस केस में कब होता है ऐसा केस, जब स्पीड डायरेक्शन चेंज होता रहे और स्पीड की कांस्टेंट रहे। तो सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है तो उस केस में, तो मान लेते हैं रेडियस r है, इसमें v स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये हो गया v स्पीड से, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये हो गया v स्पीड से, यहाँ पे ये। अब ये बताओ, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज हो गया।
वेलोसिटी भी चेंज हो गया। अब वेलोसिटी में चेंज बता रहे हैं, देखो अगर ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा, ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t टाइम में। मान लेते हैं t टाइम में यहाँ से यहाँ जो वेलोसिटी चेंज हुआ t टाइम में, ऐसा तो डायगोनली हर कोई होगा, हम केवल एक केस ले रहे हैं। देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अब ये मान ले रहे हैं इनिशियल है, क्या है, इसका डायरेक्शन ये है निगेटिव में, निगेटिव में, तो इसको हम v1 वाला केस, v1 इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड सेम है सबकी, तो माइनस v लिख दे, v, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको v2 लिख दे रहे हैं, क्या v2, और v2 को प्लस v लिख दे, क्योंकि स्पीड तो सेम है, ये अभी हम वेक्टर नहीं लिखे हैं, वेक्टर प्लस माइनस से दिख गया, स्पीड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, v1 इज इक्वल टू v2 वेक्टर, ये सेम है v के बराबर, तो ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिया, ठीक। तो चलो यहाँ लगा फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा v2 कितना है, v2 v है, माइनस v1 कितना है, माइनस v अपान t टाइम में हुआ ऐसी बात, माइनस माइनस प्लस 2v बाई टी। देखो चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वो आया कि नहीं, एक्सेलरेशन आया ना कुछ ना कुछ, जब एक्सेलरेशन आया, अच्छा ये होगा कब, बिना फोर्स के तो ये भी नहीं होगा, अब कोई, अब देखो जैसे रस्सी में कंकड़ या पत्थर ऐसे बांध के घुमाते होते हैं जिसे, तो बिना फोर्स लगाए ये घूम जाता है, आप रस्सिया को छोड़ दो तो ये देखो किधर जाएगा, यहाँ आएगा ही नहीं, ऐसे सीधा भाग जाएगा, उसके डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं, ऐसे सीधा भाग जाएगा। इसका मतलब जो रस्सी के में वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, टेंशन, टेंशन भी एक फोर्स है, रस्सी के लॉन्ग टेंशन वो दे रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो सर्कुलर मोशन कर रहा है अंदर की तरफ एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सर लेकिन वो उससे क्या कहते हैं, जब तक कांस्टेंट, जब तक कोई बॉडी, अभी इससे पहले पढ़े थे, कोई बॉडी एक्सेलरेशन में तब तक रह सकती है जब तक उस पर फोर्स न लगे, एक्सेलरेशन में तब तक, अरे मतलब कोई भी बॉडी ऐसे मूव कर सकती है जब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक उस पे फोर्स ना लगे। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, हाँ स्पीड कांस्टेंट, स्पीड से नहीं, वहाँ वेलोसिटी मोशन दिया गया है कि वो सेम मोशन में जाएगी, फर्स्ट लॉ यही ना कहा गया कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन मोशन नहीं, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रहा है, और चेंज होने का रीजन है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आया, और न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन आया क्यों, बिना फोर्स के आया नहीं होगा, और फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंटीपिटल फोर्स, और अगर रस्सी में बता हुआ है तो रस्सी में जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो सेंटीपिटल का काम कर देगा, तो ये बिना फोर्स का नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी अभी ये इक्वल टू क्या होगा, एम ए, इसका मतलब एक्सेलरेशन में आया, एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ है, कुछ इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड में नहीं, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो नहीं चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, नहीं एक्सेलरेशन तो आएगा लेकिन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट, क्योंकि चेंज इन जो वेलोसिटी आ रहा है वो हर जगह सेम आ रहा है, सेम वही कह रहे हैं, तो इसी तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही, केवल डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, तो फोर्स भी उतना ही रहेगा, फोर्स भी उतना ही रहेगा, समझे। अगर रस्सी में ऐसे बांध रहे हो और रस्सी में बांध के ऐसे ऐसे करो एक दो बार, तो वहां पे पहली बात तो सर्किल बनेगा ही नहीं, अगर फोर्स वहाँ चेंज करा दोगे ना तो कंप्लीट सर्किल फिर नहीं बनेगा। नहीं सर, वो इलेक्ट्रॉन वाले में इसी तरह रहता है, इलेक्ट्रॉन में कहाँ फोर्स लगता है, जब तक वो किसी एक ऑर्बिट में रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन उसी में रहता है, तो वहाँ फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स लगता है, काहे नहीं लगता फोर्स, हम कहें चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसके कारण वो सेम ऑर्बिट में मूव करता है, तो कैसे कह सकते हैं फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लगता है, और बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जो दोनों को बैलेंस बना के ये सर्किल में मूव करता रहता है। अर्थ मूव कर रहा है प्लैनेट के चारों तरफ, सन के चारों तरफ, वहां भी फोर्स लगता है, लग रहा है, बिना फोर्स का चेंज नहीं होगा। पहली बार हम सिंपल से करेंगे, वो कर लो ना, प्रैक्टिकल कर लो, आप रस्सी में कंकड़ ऐसे बांध के घुमाओ और रस्सियाँ छोड़ दो, मतलब फोर्स आपने कर दिया जीरो, और फोर्स जीरो कर दो, देखो ये सर्किल में मूव करेगा ही नहीं, ये सीधा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, मतलब डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं। बस समझ में आया, मतलब कि जब आप फोर्स लगाओगे तभी डायरेक्शन में चेंज आएगा, फोर्स आप नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। यही बात तो क्या बोलते हैं वो बोला है फर्स्ट लॉ,
फर्स्ट लॉ है, और ये सेकंड लॉ है क्योंकि एक्सेलरेशन आया इसलिए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी, कि दोनों चेंज हो। भाई यहाँ स्पीड चेंज कर दिए, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिए, और दोनों चेंज होगा तो ड्यू टू चेंज इन बोथ। वो तो आएगा कि आएगा। हाँ, ड्यू टू चेंज इन बोथ, बोथ का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों, वो तो आ ही जाएगा जब इन दोनों के कारण। तो ये है, अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, बना देते हैं वीडियो। चलो देखो अगला, देखो एक क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है, हाँ रुक जाओ देख लो इसको। अ कार है, कार का मास दिया है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, और इस पे जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ वो 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो मान लेते हैं ये कार है, ये कार है। ठीक, ये कार है, इस पे जो फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मास ये है, वेलोसिटी v से जा रहा है, वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक, इसमें क्वेश्चन कहा है आगे कि ड्यू टू इंजन के कारण तो वो आगे जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है Fr वो लग रहा है 500 न्यूटन, और ये रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या आएगा, सॉल्व करो जल्दी से, है तो बड़ा सिंपल। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी इसका मान लो। ठीक, देखो 10 सेकंड बाद टाइम भी दिया है, तो पहली बात नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 500, नेट फोर्स क्योंकि उधर 1000 लग रहा है, अपोजिट में 500, तो ये आ गया 500 न्यूटन का तो नेट फोर्स लग रहा है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 15 आंसर आएगा। हाँ देखो फोर्स इज इक्वल टू ma, और a क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है, इनिशियल दिया है अपॉन t टाइम, तो f नेट 500 रख दो, और मास 1000, और वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 5, 5 बचा और 10 इधर जाए 15 मीटर पर सेकंड। ये 9th में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। चलो अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अभी तुमको सिंपल लगेगा क्योंकि 9th में इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ चुके हो अच्छे से। 9th में इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन अच्छे से पढ़े थे, इसलिए सिंपल लगेगा। चलो आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 0.04 किलोग्राम है। ठीक, उसके बाद कह रहा है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 सेंटीमीटर। तो इसकी जो स्पीड है इनिशियल 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है, सेकंड की स्पीड से जा रहा है, बुलेट है ये, बुलेट डिस्टेंस बताइए बुलेट। ठीक, बुलेट से दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है एक वुडन ब्लॉक में एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60, जो डिस्टेंस जा रहा है वो 60 सेंटीमीटर जाने के बाद उसके अंदर वो रुक जाता है। तो व्हाट इज द एवरेज रजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, एवरेज रजिस्टिव फोर्स बोल रहा है। अभी ये क्वेश्चन तो शायद अभिषेक को करवाए थे 9th में, एवरेज रजिस्टिव फोर्स, यहाँ v इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा सर ये, रजिस्टिव फोर्स बाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट ब्लॉक 100 ऑन बुलेट।
यानी 600 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो फिर ऐसे है, ये मान लेते हैं वुडन ब्लॉक है और ये मान लेते हैं गोली आ रही है, ये इस स्पीड से आई 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये यहाँ पे जाके 60 सेंटीमीटर धंस गई अंदर और यहाँ पे रुक गई। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई इसकी? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू दिया था, फाइनल वेलोसिटी वी है, मास ये है, डिस्टेंस ये है। फार्मूला कौन लगाओगे? फार्मूला कौन सा फार्मूला लगाओगे? अरे हमको फोर्स निकालना है ना, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। हाँ तो एक्सेलरेशन तो क्या लगाओगे? वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। वी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जीरो, यू इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और ये रजिस्टिव फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे घट रही है ना, ये इसलिए नेगेटिव ए लिख दे रहे हैं। और s डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻²। ठीक, तो ये इधर ला दो, 7 दूनी 120 और ये 120 इंटू 10⁻² a इज इक्वल टू 6 6 3600। तो ये आ गया कितना? a इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻²। ये और 12 3 जा 30 आ गया, और a 30 ऊपर जाएगा 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देगा। वुडन ब्लॉक लगाएगा, जब एक्सेलरेशन इतना दे रहा हो, वो रजिस्ट इतने एक्सेलरेशन से कर रहा है, या उसका जो एक्सेलरेशन इतना, तो हमको एवरेज रजिस्टिव फोर्स निकालना है ना। तो एफ आर फॉर रजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? मास मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टिव एक्सेलरेशन, ये रिटार्डिंग फोर्स ए, तो मास कितना है? 0.04 और एक्सेलरेशन 3000। तो ये आ जाएगा कितना? 4 3 जा 12, 2 0 यहाँ लगा दो, 120 न्यूटन का रजिस्टिव फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस ही रखो, ए की वैल्यू आ जाएगी ना, ए की वैल्यू निगेटिव आएगी, रुको प्लस ही रखना। ए की वैल्यू निगेटिव का मतलब कि अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है धीरे धीरे। ठीक, अब सही है। निगेटिव का मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। हो गया। और कौन है? $90 दिया था जी, हम 60 लिख दिए थे क्या? 60 मीटर पर सेकेंड। चलो जाने दो, तरीका यही है। हम 90, यहाँ पे 90 दिया था क्वेश्चन में और हम 60 लिख दिए। अब करोगे अपने से करना, एक दो चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड हम क्वेश्चन करवा देंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे इम्पल्स आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, चैप्टर्स बढ़िया हैं। थर्ड नहीं आएगा अभी नहीं,